Good afternoon, students. This is Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So today we will discuss about National Filaria Control Program. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फाइलेरिया क्या होता है. ठीक है. फाइलेरियसिस इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन caused by Wuchereria bancrofti. ठीक है. ये Wuchereria bancrofti is a parasite which causes filariasis. Okay, these parasites transmitted by bites of mosquitoes. इन मॉस्किटोज़ में कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज एंड मंसोनिया. Okay, these parasites after getting deposited on skin penetrate on their own or through the opening created by mosquito bites to reach the lymphatic system. जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो जो ओपनिंग क्रिएट होती है या तो उसके थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम तक वो पैरासाइट पहुंचेगा, या फिर खुद ही वो पेनिट्रेट करके स्किन में वहाँ लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंच जाएगा. ये डिज़ीज़ एंडेमिक डिज़ीज़ है और ये 20 स्टेट्स के 250 डिस्ट्रिक्ट्स में पाई गई है. द अडल्ट Filaria worm lived in lymphatic vessels and microfilaria lived in blood and infect mosquito at the time of when they come to feed. जो adult filaria होता है, adult filaria worm जो होता है वो lymphatic vessels में मिलता है हमें adults की. ठीक है. और जो माइक्रोफिलेरिया होता है, छोटा जो फॉर्म होती है फिलेरिया की, वो हमारे ब्लड और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारा ब्लड स्ट्रीम जो होता है ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें मिलता है. और जब भी कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमारा ब्लड सक करता है, तो मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है. दिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लिम्फेडेनाइटिस with involvement of body parts like genital area, leg, arm. ठीक है. या तो एक्सट्रीमिटीज़ की जो है लिम्फेडेनाइटिस हो जाएगी, लिम्फेडिनोपैथी जैसे हम कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है. या फिर जेनिटल एरिया. तो अलग अलग टाइप्स के जो है हमारे ये फाइलेरियसिस होते हैं, जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. किसी में जेनिटल एरिया, किसी में लेग, किसी में आर्म. ओके. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ ब्रूजियन फिलेरियसिस. इसमें क्या होता है? लिम्फेडेनाइटिस होता है एपिसोडिकली, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग वन इनग्वाइनल लिम्फ नोड एट अ टाइम. जो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी, उसको ये अफेक्ट करता है. वहाँ पे लिम्फेडेनाइटिस हमें देखने को मिलेगा. द इन्फेक्शन लास्ट फॉर सेवरल डेज and usually heals spontaneously. The frequency of episodes may vary from 1 to 2 attacks per year to several attacks per month. Individual to individual vary करेगा frequency of episodes. किसी में एक साल में 1 to 2 अटैक्स होंगे और किसी में पर मंथ ही बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं इसके. Okay? The infection may spread to the surrounding tissues and occasionally involve the whole thigh or entire limb. Okay? The infected lymph node may become an abscess, ulcerated, and heal with fibrotic scarring. The acute clinical course with its complications may last from several weeks to 3 months. Characteristically, एल्फेंटियासिस इन्वॉल्व्स द लेग बिलो द नी. इसमें बेसिकली जो फर्स्ट वन है हमारा ब्रूजिन वाला, इसमें आपकी जो नी से बिलो जो लेग पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है. लेकिन कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है, ओकेजनली इट अफेक्ट्स द आर्म बिलो द एल्बो. और इसमें जेनाइटल लीजन्स या काइल्यूरिया, जिसको हम कहते हैं मिल्की कलर्ड यूरिन आता है काइल्यूरिया में, इसमें नहीं होता है. ब्रूजियन फाइलेरियसिस में नहीं होता है. इसमें जेनाइटल लीजन्स भी नहीं मिलेंगे. बेसिकली जेनाइटल एरिया इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रूजियन में. इसमें हमारा बिलो द नी जो लेग पार्ट है, दैट वी फाउंड द इन्वॉल्वमेंट, एंड ओकेजनली जो है आर्म भी इन्वॉल्व
हो सकते हैं बिलो द एल्बो. So like this is the image of a Brugian filariasis. सेकेंड है हमारा बेनक्रॉफ्टियन फाइलेरिसिस. बेनक्रॉफ्टियन फाइलेरिसिस में क्या होता है, मेनली जेनाइटल एरिया हमारा इन्वॉल्व होता है. लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द मेल जेनिटेलिया आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन बेनक्रॉफ्टियन फाइलेरिसिस, प्रोड्यूसिंग एपिसोडिक फ्यूनिकुलाइटिस. फ्यूनिकुलाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड जो होती है मेल्स की, या फिर एपिडिडमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडिडमिस, एंड ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस. ठीक है, इसमें मेनली आपको ये देखने को मिलेगा, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे. हाइड्रोसील इज़ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ क्रॉनिक बेनक्रॉफ्टियन फाइलेरिसिस, फॉलोड बाय लिम्फेडिमा, एल्फेंटाइसिस एंड काइल्यूरिया, मिल्की कलर्ड यूरिन. हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील जब आप देखेंगे, जो टेस्टिस जिस शीथ में होती है, जिस लेयर में होती है, उसमें फ्लूइड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह से जो स्क्रॉटम है हमारा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन साइन है बेनक्रॉफ्टियन फाइलेरिसिस का. उसके बाद सेकंड साइन है लिम्फेडिमा, ठीक है, और एल्फेंटाइसिस एंड काइल्यूरिया, मिल्की कलर्ड यूरिन. थर्ड है हमारा लिम्फेटिक फाइलेरिसिस. ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस में क्या होता है, कॉमनली नॉन एज एल्फेंटाइसिस, इज़ a disfiguring and disabling disease usually acquired in childhood. In the early stages there are either no symptom or non-specific symptom. Okay, स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे इसमें, और ये कॉमनली चाइल्डहुड डिजीज़ है, चाइल्डहुड में ही एक्वायर कर लेते हैं बच्चे. उसके बाद है although there are no outward symptoms, the lymphatic system is damaged. This stage can last for several years. Infected person sustain the transmission of disease. ठीक है, उनमें कोई सिम्टम नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो करियर होते, इन्फेक्शन उनके अंदर होता है और वो उस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, उनका लिम्फेटिक सिस्टम भी डैमेज हो चुका होता है, और ये स्टेज कई साल तक जो है रहती है, ये वाली स्टेज. Due to damaged lymphatic system, patients with lymphedema have frequent attacks of infection, causing high fever and severe pain. Patients may be bedridden for several days and normal routine activities become difficult. ठीक है, उनका जब लिम्फेटिक सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा, तो लिम्फेडिमा के फ्रिक्वेंट अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, हाई फीवर होगा, सीवियर पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, लिम्फ नोड्स में पेन होगा. ठीक है, और पेशेंट जो है बेड रिडन हो जाएगा, और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ भी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी करने के लिए. सच अटैक्स नॉट ओनली कॉज acute physical suffering but also directly impede the earning capacity of the individual. तो फाइलेरिया के वेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन इनको जो है होस्ट तक पहुंचाते हैं पैरासाइट्स को? पहला है, मेनली जो हम देखने को मिलता है वो है क्यूलेक्स किनकी फैशिएटस. ये Culex kinky fasciatus is the vector of Wuchereria bancrofti mainly. Culex kinky fasciatus breeds in association with human habitations and is the domestic pest mosquitoes, preferring polluted waters such as sewage and sewage water collections, including cesspools, cesspits, drains and septic tanks. ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ इसकी जो है हैबिटेट होते हैं, या कहाँ ये जो है रिप्रोड्यूस करता है? तो ये ज़्यादातर जो है पॉल्यूटेड वाटर्स में जो है देखने को मिलता है हमें. उसके बाद सीवेज
जैसे हो गए पॉल्यूटेड वाटर्स में सीवेज आ गई हमारी। सुलेज वाटर कलेक्शंस में भी जो है देखने को मिलता है। सुलेज वाटर कलेक्शंस क्या होती हैं, जैसे हमारे किचन का, बाथरूम का पानी, बट इसमें हमारा टॉयलेट का पानी नहीं होगा। जो वेस्ट वाटर है, किचन का वेस्ट वाटर हो गया, हमारे टैप्स का कहीं से भी जो है छत का हो गया, या फिर हमारे बाथरूम का हो गया जो हम नहाने में यूज़ करते हैं, बट नो इट विल नॉट इंक्लूड द टॉयलेट वाटर। ओके, तो वो होता है सोलिज वाटर कलेक्शन। इसमें जैसे सेसपूल आ गए, जैसे आप जो है अंडरग्राउंड ही कोई एक कैविटी बना देंगे, एक कंटेनर सा बना देंगे, वो सेसपूल्स हो गए, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। आप साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये सेसपूल्स और सेसपिट्स। ज़्यादातर सेसपिट्स जो होते हैं, गड्ढे आप खोल देते हैं कि घर का जो पानी है वो वहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाए। ड्रेन्स एंड सेप्टिक टैंक्स हो गए, यहाँ पे जो है ये ब्रीड करता है Culex cuncifasciatus. The eggs are laid in rafts containing 150 to 400 eggs each depending on quality and quantity of blood meal taken. ठीक है, जो एग्स होते हैं इसके क्यूलिक्स कुनकिफेशियटस के, ये जो हैं जैसे पानी में आपने राफ्टिंग की है तो राफ्ट्स देखी हैं, जब वो साइड में लगा देते हैं, जब वो यूज़ में नहीं आ रही होती हैं तो वो किनारे पे जब लगाते हैं तो वो राफ्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच होके एक साथ लाइन से लगी होती। तो इसी तरीके से राफ्ट्स में जो है एग्स जो है उनके ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। उसमें 150 से 400 एग्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड मिल टेकन। किस जो है पर्सन की, किस ह्यूमन बीइंग की का जो है ब्लड मील उसने लिया है मॉस्किटो ने। एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस द एग्स हैच विद इन 24 to 48 आवर्स। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है लिम्फेटिक फिलेरिसिस में, ठीक है। The adult produces millions of very small immature larvae known as microfilari which circulate in the peripheral blood। ठीक है, जो स्मॉल इमेच्योर लार्वा होते हैं जिनको हम माइक्रोफिलेरी बोलते हैं, वो बहुत सारे जो है, जो एक अडल्ट पैरासाइट है वो बहुत सारे जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, which circulate in the peripheral blood. The worms usually live and produce microfilari for 5 to 8 years। जो ये पैरासाइट है वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये यूजुअली 5 से 8 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है और माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस कर सकता है। तो lymphatic filariasis is transmitted through mosquito bites. Mosquitoes are the vectors for these parasites. The persons circulating microfilari are outwardly healthy but transmit the infection to others through mosquito। अब ये देखिए, जो बाहर से जो है पर्सन हेल्दी दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है लोगों को, एक दूसरे को, लेकिन जो उस डिज़ीज़ से ज़्यादा जो है क्रॉनिकली जो है लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है सीवियरली, वो ज़्यादा दिनों तक ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल हम देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट वन है कि जब कोई मॉस्किटो बाइट करता है, उसके जब मॉस्किटो के अंदर जो अडल्ट लार्वा होता है, ठीक है, वो मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में अब क्या स्टेजेस आती है, ह्यूमन बीइंग्स में जो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, वो जो अडल्ट लार्वा है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, और उसके बाद जो है जो अडल्ट लार्वा अपने एक माइक्रोफिलेरी जो है वो प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाके छोटे छोटे माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करेगा। उसके ऊपर माइक्रोफिलेरी के ऊपर शीथ लगी होती है, एक आउटर लेयर होती है, वो माइग्रेट कर जाते हैं वो माइक्रोफिलेरी लिम्फ और ब्लड चैनल्स में ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम से वो लिम्फ और ब्लड चैनल्स में जो है माइग्रेट कर जाएंगे माइक्रोफिलेरी। अब ब्लड में जब आ गया ह्यूमन के माइक्रोफिलेरी, जब किसी और मॉस्किटो ने या सेम मॉस्किटो ने उस ह्यूमन बीइंग को फिर से काटा, तो वो माइक्रोफिलेरी इंजेस्ट कर लेगा। जब वो ब्लड सक करेगा मॉस्किटो, तो वो उस माइक्रोफिलेरी को इंजेस्ट कर लेगा और उस मॉस्किटो के अंदर जाके माइक्रोफिलेरी अपनी जो शीथ होती है, आउटर लेयर होती है, उसको शेड ऑफ कर देगा माइक्रोफिलेरी, और मॉस्किटो के जो मिड गट होती है उसको पेनिट्रेट करेगा और थोरेसिक मसल्स की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। थोरेसिक मसल्स की तरफ माइग्रेट करेगा तो वो ग्रो करता चला जाएगा L1 लार्वे से और L3 लार्वा तक पहुंच जाएगा। वो L3 लार्वा जो है पहुंच गया तो वो मॉस्किटो के हेड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, थोरेसिक मसल्स में था, उसके बाद मॉस्किटो की हेड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। और जो मॉस्किटो के प्रोबॉस्किस होते हैं, प्रोबॉस्किस क्या होते हैं, जो वो निडल लाइक जो दो स्ट्रक्चर होते हैं ना मॉस्किटो के, जिनसे ब्लड सक करता है मॉस्किटो, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोबॉस्किस। तो वो प्रोबॉस्किस और हेड तक जो है माइक्रो लार्वी नहीं, L3 लार्वी, अडल्ट लार्वे जो है माइग्रेट कर जाएगा। और फिर से जब, क्योंकि वो उसके प्रोबॉस्किस में है, जब वो मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो अगेन जो है किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को के अंदर जो है चला जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। सो दिस इज़ द साइकिल। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ीज़। डिज़ीज़ कहाँ कहाँ फैला हुआ है हमारे कंट्री में? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटका, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। नेशनल फैलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम अब आया, ये क्या कहता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। After pilot project in Odisha from 1949 to 1954, the National Filaria Control Program was launched in the country in 1955 with the objectives of, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया। पहले उसके लिए पायलट स्टडी की गई उड़ीसा में 1949 से 1954 तक। उसके बाद 55 में लॉन्च किया गया नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, जो फाइलेरिया की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना, अंडरटेक कंट्रोल मेजर्स इन एंडेमिक एरियाज़, जो एंडेमिक एरियाज़ हैं वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना, टू ट्रेन पर्सनल टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, और इसके लिए हेल्थ पर्सनल या स्पेशल पर्सनल्स जो है ट्रेन किए जाए ताकि वो प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। मेन कंट्रोल मेजर्स जो थे इस प्रोग्राम के वो थे कि मास जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA किया जाना चाहिए, किसका? डाइथाइल कार्बामेज़ीन DEC का। उसके बाद है एंटी लार्वल मेजर्स इन अर्बन एरियाज़, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे लार्वा जो है ख़त्म करने के लिए एंटी लार्वल मेजर्स जो है किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए कई स्प्रेज भी होते हैं, DDT का स्प्रे किया जाना चाहिए, या फिर एंटी लार्वल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, वो जो है जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, सीवेज वाटर या सुलेज वाटर, वहाँ पे जो है वो ऑयल जो है डाला जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है इंडोर रेजिडुअल स्प्रे इन रूरल एरियाज़। इन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो DDT का स्प्रे किया जाना चाहिए इंडोर एरियाज़ में। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज़। क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी?
पहला रिकरेंट एंटी लार्वल मेजर्स एट वीकली इंटरवल्स, जो वीकली जो है एंटी लार्वल मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए. एनवायरमेंटल मेथड्स इंक्लूडिंग सोर्स रिडक्शन बाय फिलिंग पिट्स, लो लाइंग एरियाज, डीवीडिंग, डीसिल्टिंग एट्सेट्रा. एनवायरमेंटल जो हम ठीक कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या क्या है कि जो सोर्सेज हैं, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग के सोर्सेज हैं, वो हमें कम करने चाहिए. जैसे कि गड्ढे भरे जाने चाहिए ताकि वहाँ पानी इकट्ठा ना हो. लो लाइंग एरियाज़ हैं उनको फिल किया जाना चाहिए, जो नीचे पड़ रहे हैं एरियाज़. डीवीडिंग की जानी चाहिए. डीवीडिंग मतलब खरपतवार होती है ना, वीड्स, तो जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं हमारे, तो उनको जो है निकाल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. उसके बाद डीसिल्टिंग क्या होता है, जो पानी के ऊपर मड या सैंड डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से रिवर या कोई भी ऐसी वाटर बॉडी है उसमें वाटर फ्लो अच्छे से नहीं होता. तो ये जो मड है, सैंड है, जो ऊपर ऊपर जमा हो जाता है, उसको जो है रेगुलरली हटाते रहना चाहिए. डीसिल्टिंग उसे कहते हैं. उसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग थ्रू लार्विवोरस फिश. लार्विवोरस फिशेस आती हैं, उनको जो है वाटर बॉडीज़ में डाल के जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, वो क्या करती है, लार्वा जो होते हैं मॉस्किटोज़ के, वो उनको खा जाती हैं. तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, उससे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा. एंटी पैरासिटिक मेजर्स किया जाना चाहिए. कैसे करेंगे एंटी पैरासिटिक मेजर्स? जो करियर्स हैं, माइक्रोफिलेरिया करियर्स हैं ह्यूमन बींग्स, उनको डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीटमेंट जो है उनका करवाना चाहिए. और जो डिजीज़्ड पर्सन है उनको भी डाइएथाइल कार्बामेज़ीन दिया जाना चाहिए बाय फाइलेरिया क्लिनिक्स इन टाउन्स कवर्ड अंडर द प्रोग्राम. रिवाइज्ड स्ट्रेटजी आई. उसके बाद रिवाइज्ड स्ट्रेटजी में क्या कहा गया कि जो एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाना चाहिए, कि साल में हर साल जो है एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए डीईसी का. एडमिनिस्ट्रेशन विद सिंगल डोज ऑफ डीईसी was taken up as a pilot project covering 41 million population in 1996 to 97 and extended to 74 million population. This strategy was to be continued for 5 years. ये 5 साल तक की जानी थी. 96 से शुरू हुई थी, 96 to 97 जो है एनुअली एमडीए किया गया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया गया. उसके बाद ये 5 साल तक की जानी थी. तो दिस स्ट्रेटजी वॉज टू बी कंटिन्यूड फॉर 5 years और मोर टू द पॉपुलेशन. किसको एक्सक्लूड करना था? सिर्फ चिल्ड्रन बिलो 2 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड सीरियसली इल पर्सनस इन अफेक्टेड एरियाज टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़. ठीक है. उसके बाद होम बेस्ड मैनेजमेंट, लिम्फेडिमा केसेस की होम बेस्ड मैनेजमेंट की जानी चाहिए थी. इस रिवाइज स्ट्रेटजी में ये भी था. और अपस्केलिंग ऑफ हाइड्रोसील ऑपरेशंस इन द आइडेंटिफाइड सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस. ठीक है. हाइड्रोसील ऑपरेशंस को का अपस्केलिंग किया गया, बढ़ावा दिया गया सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में. उसके बाद नेशनल गोल जो था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 ने बनाया था फिलेरियोसिस के लिए, वो था एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियोसिस बाय 2015, बट वो अचीव नहीं हो पाया. ओके. तो स्ट्रेटजी क्या थी इस जो ये एलिमिनेशन, जो हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन प्रोग्राम था, उसकी स्ट्रेटजी थी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एलिमिनेशन बाय एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी फिलेरियल ड्रग्स DEC plus albendazole for 5 years or more to the population, excluding children below 2 years, pregnant women and seriously ill persons in affected areas to interrupt transmission of disease. वहाँ पे जो पहले जो स्ट्रेटजी आई थी उसमें सिर्फ हम क्या MDA कर रहे थे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे DEC का, डाइएथाइल कार्बामेज़ीन का, लेकिन हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया एल्बेंडाजोल को भी. इस जो 2015 की जो एलिमिनेशन
सॉरी देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, एलिमिनेशन है ये, ठीक है। तो इसमें जो है एल्बेंडाजोल को ऐड कर दिया गया, और ये भी 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए जो है ये एमडीए किया जाना था एनुअली। और इसमें भी सेम ही चीज़ थी, ये सारी पॉपुलेशन को जो है एडमिनिस्टर किया जाना था, एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन बिलो 2 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड सीरियसली इल पर्सनस इन अफेक्टेड एरियाज़। इसमें भी फिर होम बेस्ड मैनेजमेंट आई केसेस की, who already have the disease, and hydroselectomy operations in identified CHC and CS and hospitals। उसके बाद जब ये अचीव नहीं हुआ 2015 में, तो 2018 में एक एक्सेलरेटेड प्लान आया टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फेलियरेसिस। ओके, तो इसका गोल था एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फेलियरेसिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2020 एज एनविसेज्ड बाय WHO सीयर्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, ये पूरा WHO ने ही दिया था कि ये जो है जड़ से ख़त्म होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए लिम्फेटिक फेलियरेसिस बाय 2020। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू स्ट्रेंथन एडवोकेसी एंड ऑनरशिप ऑफ द प्रोग्राम एट ऑल लेवल, टू इम्प्लीमेंट कन्फर्मेटरी मैपिंग ऑफ अनसर्टेन एरियाज़। ठीक है, सबसे पहले तो कि जो ये प्रोग्राम है ये सभी लेवल पे होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शरी लेवल पे। ठीक है, इस सभी लेवल्स पे जो है इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंट कन्फर्मेटरी मैपिंग ऑफ अनसर्टेन एरिया। जो अनसर्टेन एरियाज़ थे अभी तक, जो जिनमें ये नहीं पता था कि हाँ है ये प्रॉब्लम या नहीं है, तो वहाँ पे कंफर्मेशन की जानी चाहिए कि है या नहीं है। ठीक है, वहाँ मैपिंग करके उस एरिया की ये कंफर्म किया जाना चाहिए कि ये फेलियरेसिस है वहाँ पे केस कोई या नहीं है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, जो IEC टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसको बढ़ावा देना है, स्ट्रेंथन करना है। टू एंश्योर एनहांस्ड MDA इन ऑल एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंश्योर करना है कि सभी एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंची है, की जा रही है या नहीं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड इनोवेटिव प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेंथन सप्लीमेंट्री इंटरवेंशन मेजर्स। ठीक है, नई जो नई और इनोवेटिव जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी जो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी स्ट्रेटजीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए थ्रू रिसर्च एंड ऑल दैट। ठीक है, और उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए सप्लीमेंट्री इंटरवेंशन मेजर्स को। ठीक है, उसके बाद है टू स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम। जो इसका जो प्रोग्राम का मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। टू असेस बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक जो फिलेरेसिस है उसका जो क्या बर्डन पड़ रहा है सोसाइटी पे या कम्युनिटी पे, उसको असेस करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, उसके बाद टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर फॉर पीपल अफेक्टेड विद क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक फेलियरेसिस से जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, इस तरह का हेल्थ सिस्टम बनना चाहिए। तो नेक्स्ट है टू इंश्योर क्वालिटी डेटा मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे जो डेटा मैनेजमेंट है उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, डेटा एकदम जेन्युइन होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टू एड्रेस द जेंडर इक्विटी एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एज पर द थीम ऑफ SDGs। ठीक है, तो जो इसमें जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं इसमें कोई किसी भी तरह की जेंडर या डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। ठीक है, जेंडर सभी को एक समान जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स
जो अगर आईईसी से रिलेटेड या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी से रिलेटेड कोई भी इस तरह की पार्टनरशिप की ज़रूरत है तो उसको स्ट्रॉन्गर और सस्टेनेबल पार्टनरशिप बिल्ड की जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। टू सपोर्ट ऑपरेशनल रिसर्च, इसके लिए जो है जो कोई भी ऑपरेशनल रिसर्च हो रही है फिलेरिसिस के लिए उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। देन टू इनिशिएट स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डोसियर फॉर वैलिडेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस। जो कोई भी लिम्फेटिक फिलेरिसिस के लिए कोई भी एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है, कुछ भी जो डोजेस बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनको वैलिडेट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इनिशिएट किए जाने चाहिए, नई नई जो डोजेस है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू रोल ऑफ नर्स, क्या होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का के फंक्शंस या रोल्स क्या होंगे इसमें। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, देन कम्युनिकेशन, नर्सिंग, टीचिंग एंड रिसर्च। सो एडमिनिस्ट्रेशन में शी प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू दोज होम शी सुपरवाइजेस, ठीक है, जिनको सुपरवाइज कर रही है उनको डायरेक्शन देगी, लीडरशिप करेगी उनकी। शी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, अगेन अ स्पेलिंग मिस्टेक, प्लानिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट इट। She is responsible for planning, implementation and evaluation of a practical plan of nursing administration in the primary health centers and its associated subcenters. Associated की spelling mistake भी है, please correct it. Then communication, she should maintain good working relationship with members of health team. She is a link between patient and the family and the doctor. She participates in staff and community meetings. Then nursing, she provides comprehensive nursing care to the individuals and families. She should support to the patient and family and provides proper health education and proper administration of drugs. Then teaching, nurse should teach to the patient and family regarding disease condition, risk factors, treatment, prevention and home care. And as a researcher, the nurse should have knowledge regarding current updates in filariasis program. So this was all about a national filariasis control program in India. So I hope you will understand this. If not, if there is any query, you can ask me anytime. You can personally text me or you can call me and ask your queries to me. Okay, thank you so much.